हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1074 वैकेंसीज हैं और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो कहीं नोट्स नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, साथ में कस्टमर रिलेशन। तो आपको करना ये जितना हो सकता है आपको शेयर करना है ये वीडियो और लाइक करना है। इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, मार्केट और टाइप ऑफ इकोनॉमी, और धीरे धीरे वन बाई वन हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जमीन आसमान का फ़र्क है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इसका मतलब है अर्थशास्त्र। अब इसके साथ इसको परिभाषित करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। और इसके साथ आए थे अरस्तु, और वर्तमान समय में जिनको जनक माना जाता है वो हैं एडम स्मिथ। तो ये तीन लोग मेन हैं। अब इसको वन बाई वन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से राजनीति, जो अर्थशास्त्र, इनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उस बुक की विषय वस्तु थी राजनीति। और वहीं अरस्तु के लिए गृह प्रबंधन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अकॉर्डिंग विषय वस्तु क्या थी, तो इनके अकॉर्डिंग थी राजनीति और इनके अकॉर्डिंग थी गृह प्रबंधन। और एडम स्मिथ कहते थे कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की जांच करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। और वर्तमान समय में इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें ये तो पूछा गया है ऑलरेडी। अब इसके साथ क्या पूछा जा सकता है कि इनकी एक बुक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of the nation, wealth of the nation। ये इनकी बुक है। 1776 में ये पब्लिश हुई थी, तो इतना नहीं पूछेगा, केवल यही बुक पूछेगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पूछ चुका है इस चीज़ को। इसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं एडम स्मिथ को, क्योंकि इनके आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाया था। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वन बाई वन नोट करते हुए चलना। सबसे पहली बुक है, देखो यहाँ पर मैं बुक लिख देता हूँ, और ये है राइटर। अब पहली बुक आपसे पूछी जा सकती है कि दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। और इसमें भी जो है इकोनॉमी का क्या है? वर्णन है कार्ल मार्क्स। दूसरी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, अभी बताया था इससे पहले एडम स्मिथ। इनकी केवल एक ही बुक है। तीसरा है इसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये जो बुक है ये लिखी थी J.M. कीन्स ने। और इसके साथ इन्होंने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है हाउ टू पे फॉर द वार। ये बुक्स हैं। इसके बाद एक बुक और है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक आपको पढ़नी नहीं है, ये बुक आपको याद रखनी है कि ये किसके राइटर कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल। ओके, ये बुक्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और इसके साथ एक बुक और है 6 नंबर की, उसको भी आप याद कर लें, कहीं एग्जाम में वो पूछी ना जाए। तो वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये लिखी थी एल रॉबिन्स। ओके, ये बुक्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, जो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग सबको पता है, मार्केट में क्या होता है? मार्केट में एक विक्रेता होता है और ख़रीदार होते हैं। ज़रूरी नहीं एक ही विक्रेता हो, अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेम चीज़ कई लोग बेच रहे होते हैं। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि एक ही चीज़ होती है, और जैसे होंडा की बाइक है तो वो होंडा के शोरूम पर ही मिलेंगी आपको, जो है
F1 के शोरूम पर नहीं मिलेंगी या फिर फरारी के शोरूम पर नहीं मिलेंगी। फरारी की जो कार है वो आपको होंडा के शोरूम पर नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है, इनका एकाधिकारी होता है। अब इसके बाद इसमें जो क्रेता होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो है इकोनॉमिक ये मार्केट जो है वो 4 टाइप से डिवाइड होता है। पहला टाइप होता है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन को बोलते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। अब इसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जैसा नाम से हमको पता लग रहा है कि इसमें विक्रेता क्या होते हैं, बहुत सारे। पूर्ण प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता बहुत सारी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब कि जहाँ पर विक्रेता हैं वो बहुत सारे हैं, वो भी सिंगल चीज़ों के लिए। और तरह क्रेता भी जो हैं, ये क्रेता हैं जिनके 2 पैर हैं, और ये भी क्या है, ये भी काफ़ी हैं। इनके पास चॉइसेस रहती हैं, यहाँ से लें, यहाँ से ले, या यहाँ से ले, या यहाँ से ले। जहाँ से उनको कीमत में फ़र्क मिलता है वहाँ से वो ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये क्या कर लेते हैं, ये सभी दुकानदार जो हैं वो एक ही प्रकार की जो है मूल्य को निर्धारित कर लेते हैं, ताकि जो है ना कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन तो तब बनता है जब इन दोनों के बीच में, अब इसने 1 रुपये सामान रख रखा है, वहीं इसने 5 रुपये रख रखा है, तो इससे क्यों लेगा भाई, इससे ही ले लेंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक सामंजस्य बैठा लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सभी एक प्रकार का मूल्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट को चलाते हैं। अब इसके बाद दूसरा है इसमें, ये तो हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा है इसमें मोनोपोली। जैसे नाम से पता लग रहा है, मोनोपोली का मतलब क्या है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रेता तो वही हैं, क्रेता तो बहुत सारे हैं, क्रेता का तो कम कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन विक्रेता जो है वो एक है। जैसे फरारी है, अब फरारी को खरीदने वाले लोग कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो फरारी है, या फिर आप फरारी मत लो इसमें एग्जांपल, मोनोपोली में आप एक जैसे एग्जांपल के लिए हम पेट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल ले लेते हैं, तो पेट्रोल आप कोई कंपनी का पेट्रोल ले रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, क्रेता तो बहुत सारे हैं और पेट्रोल अपने आप में एक है। ठीक है, इस तरह से कोई अगर एक कंपनी है पर्टिकुलर जिसका दूसरा अल्टरनेट मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में होगा एकाधिकार या मोनोपोली, जिसमें खुद की मोनोपोली चल रही है, खुद का ही सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद इसको कोई भी प्रस्तावित नहीं कर सकती, कोई दूसरी वस्तु जो है इसकी जगह नहीं ले सकती। आप ऐसा नहीं है कि पानी से चला लोगे गाड़ी, आपको पेट्रोल चाहिए ही होगा, तो इसमें मोनोपोली है पेट्रोल कंपनियों की। अब इसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट है जो है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बोलते हैं एकाधिकारिक। ठीक है, एकाधिकारिक ये क्या करता है, ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है। तो यहाँ पर तो इसको हम बना लेते हैं वापस से क्रेता को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका एकाधिकार है और पूर्ण प्रतियोगिता भी है। जैसे कि हम पेट्रोल को ही ले रहे थे, तो पेट्रोल में एक HP का है और एक आपके रिलायंस का है। ठीक है, हालांकि अभी सेम है, लेकिन अगर मैं मानता हूँ चाय ले लेते हैं, तो चाय एक तो रेड लेवल की है और एक है आपके किसकी, टाटा की। तो ये 2 हैं। अब इन 2 में चाय का कोई अल्टरनेट नहीं है। चाय लोग पियेंगे तो पियेंगे, ऐसा नहीं कि चाय की जगह पानी को गर्म उबाल के पी लेंगे, नहीं पियेंगे। तो अब चाय में 2 हो गए, एक तो रेड लेवल हो गया, एक टाटा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये कंडीशन कहलाएगी मोनोपोलिस्टिक की। इसमें क्या होता है कि एकाधिकार तो होता है, साथ में पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चौथा और लास्ट है, जिसका नाम है ओलिगोपोली, जो आपसे लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ओलिगोपोली जिसको बोलते हैं अल्पाधिकार। ओके, ये आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि ओलिगोपोली में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये इन सब के बीच की कंडीशन है। इसमें क्या हो, कुछ गिने चुने विक्रेता ही होते हैं। जैसे आप कार के लिए ले लो, या फिर आप कोई एक बड़ी संस्था ले लो, जिसमें क्या होता है, देने वाले क्या है, विक्रेता बहुत कम है विक्रेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं एक हैं या वैसा नहीं बहुत सारी हैं, गिने चुने विक्रेता हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कार के संदर्भ में लेता हूँ, तो कार में क्या है, फरारी भी है, ओके, और फोर्ड भी है। तो वो क्या होगी, वो आपस में क्या होगी, कंपटीशन कर रही है। यहाँ पर गिने चुने विक्रेता हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, विक्रेता 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके 10 होने चाहिए या कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 हो सकते हैं इसमें विक्रेता। और क्रेता क्या होता है, क्रेता भी इसमें लिमिटेड होते हैं।
तो ये चीज़ क्या होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ओलिगोपोली, जिसमें क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, दोनों सीमित होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, ओलिगोपोली। तो ये आपसे पूछा गया था। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहली बात, अर्थव्यवस्था दो प्रकार से बांटी गई है। एक तो आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से बांटा गया है एक इसको, और दूसरा इसको बांटा गया है उत्पादन में नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण के आधार पर, ठीक है। उत्पादन नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो मार्केट में उत्पादन हो रहा है उस पर नियंत्रण किस प्रकार है, उसके आधार पर। आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि विकास देश का किस कंडीशन में जा रहा है उसके आधार पर। तो हम पहली वाले को लेते हैं। पहले वाले में क्या है, तीन टाइप हैं। एक तो है, पहला वाला तो है सबसे इम्पोर्टेंट, विकसित। दोनों का मतलब बहुत अलग है, विकसित, ठीक है। विकसित आएगा, एक आएगा विकासशील आएगा पहला, दूसरा इसके बाद है अल्प विकसित, ठीक है, और तीसरा है इसमें जो है विकासशील। ओके, ये तीन प्रकार की हैं। आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पर, विकसित का मतलब क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी विकसित हैं, जिनमें कोई भी मतलब कि चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यूएसए की इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ को जो है लागू करने की। यूएसए है, जापान है, ठीक है, ब्रिटेन है, यूके, इसके साथ फ्रांस है, जर्मनी है, ये जर्मनी, इंडिया नहीं आता इसमें, ना ही चाइना आता। तो ये सभी क्या है, विकासशील हैं। इनमें क्या क्या होता है, ये आर्थिक दृष्टि से उन्नत होते हैं, उत्पादन और उपभोग से उच्च होते हैं, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय इनकी कंप्लीट होती है, काफ़ी अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का लेवल बहुत हाई होता है इनका, पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है, जनसंख्या जो है, सबसे बढ़िया बात, जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या का जो दर है वो कम होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है ना, वो सबसे कम होती है इनकी आप देखोगे कहीं भी जनसंख्या में पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से नहीं आते हैं। इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, चाइना फर्स्ट पर आता है। तो ये चीज़। अब इसके बाद आती है अल्पविकसित वे देश होते हैं जिनका जीवन स्तर बहुत कम होता है, यानी कि जिनका सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है, ठीक है। या फिर जैसे हम उदाहरण के लिए आपको पता लग जाएगा, युगांडा क्या है, युगांडा एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, विकास बहुत कम है, ना के बराबर है, जिसको हम जीरो बोल सकते हैं। बुरुंडी, ओके, नामीबिया, ये मैक्सिमम देश कहाँ के हैं, ये अफ्रीका के देश हैं जहाँ पर गरीबी फैली हुई है, नामीबिया, ये देश। तो इसके साथ इनमें क्या है, इनमें राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का लेवल बहुत कम है, इसके साथ पूंजी निर्माण की जो दर है वो भी बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है। वृद्धि दर बोल रहा है, जनसंख्या नहीं बोल रहा है। यहाँ पर आप ये मत समझना कि चाइना की दर भले ही कम हो लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, दर बोल रहा है कि दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी हर साल क्या होता है, 10-10, 15%, 20% की जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाती है। इन पर क्या है, ये लोग अशिक्षा है, इनकी यहाँ अशिक्षा ज़्यादा है, और ये लोग कृषि पर निर्धारित रहते हैं, ओके, इनके कोई रोजगार नहीं है। तो ये अल्पविकसित देश आते हैं। विकासशील के देशों में कौन श्रेणी आती है, जैसे इंडिया है, ऐसे देश जो विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया है, चाइना है, ठीक है। इस तरह के जो देश हैं वो किस में आते हैं, ब्राज़ील है। तो ये सब देश जो हैं ये आपके विकासशील में आते हैं, जिनका क्या हो रहा है, जो विकास की तरफ मूव कर रहे हैं, विकसित होने की अपार संभावनाएं इनमें मौजूद रहती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो वो है उत्पादन नियंत्रण के आधार पर। उत्पादन नियंत्रण के आधार पर बात कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। दूसरा, उत्पादन नियंत्रण के आधार पर। अब उत्पादन नियंत्रण के आधार पर क्या होता है, उत्पादन नियंत्रण के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है आपके पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी, ये पढ़ा होगा आपने। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये आज अब तक पूछा नहीं गया है, आई थिंक, कि इंडिया किस प्रकार की इकोनॉमी है। अब यहाँ पर देखो, आप आंसर खुद ही कर पाओगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें पूरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक पूंजीपतियों के मुट्ठी में होती है।
पूंजीपति पति जैसे कि हमारे जो जियो के ओनर हैं, ठीक है, टाटा बिरला, ये सभी जो लोग हैं, ये अंबानी, ये अगर इनके हाथ में पूरी इंडिया की इकोनॉमी होती तो उसको हम बोलते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है यहाँ पर कि सरकार के नियंत्रण में। तो यहाँ पर पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? जो पूंजीपति हैं, ठीक है, पूंजीपति हैं, उनके नियंत्रण में है। जैसे कि इसमें इकोनॉमी कौन सी आएगी? इसमें आएगी यूएसए की इकोनॉमी, ठीक है। यूएसए की इकोनॉमी ऐसी है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या करती है? बिलोंग करती है। जैसे यूके है और यही सक्सेसफुल है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, ठीक है, हांगकांग है। अब इसके बाद सिंगापुर भी काफ़ी डेवलप कंट्री है, सिंगापुर है। तो ये सभी क्या हैं? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसका मतलब क्या है? अब एक चीज़ और पूछा जा सकता है, ये इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोल सकते हैं हम अनियोजित अर्थव्यवस्था। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें होता है सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार नियंत्रण। अब सरकार नियंत्रण होता है मतलब कि कंप्लीटली क्या होता है? गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है सारी चीज़ें, इसमें बाकी कोई जो है पूंजीपतियों का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे कि रूस ने 1917 में इस व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था को? समाजवादी अर्थव्यवस्था को। अब इसके बाद इसमें और जो है एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसमें, जो कि इसके प्रतिपादक कौन है, यानी इसको किसने ओरिजिनेट किया था? तो वो थी कार्ल मार्क्स ने। ओके, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? इसको ओरिजिनेट किया था। अब इसके बाद ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि इंडिया की अर्थव्यवस्था। ये क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर क्या होता है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का बराबर हिस्सेदारी होती है। जैसे कि अंबानी जो हैं काफ़ी बड़े जो हैं पूंजीपति हैं, और अगर वो कहीं ना कहीं उनको लॉस होता है तो पूरी गवर्नमेंट एक जगह हिल जाएगी। इकोनॉमी जो इंडिया की है वो हिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा तबाह हो जाएगी, हिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है सरकार के नियंत्रण में। अगर सरकार भी इन केस गिर जाती है तो इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी नहीं, बस जो होगा मूवमेंट होगा, उसमें काफ़ी अच्छी हलचल मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगी तबाह हो जाएगी। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती, तो ये है इंडियन इकोनॉमी। अब इसके आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। इन्होंने ये सुझाव दिया था। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब समझ में आ गया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ होता है। इसलिए तो इंडिया में जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और क्या होते हैं, गवर्नमेंट के खुद के पर्सनल यूनिट होते हैं, जिसमें कोई दूसरे की हिस्सेदारी नहीं होती। कई बार प्राइवेट संस्था और गवर्नमेंट संस्थाएं मिलकर कई संस्थाएं चला रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम इकोनॉमी के एरियाज़ पढ़ लेंगे। इसी में हम इकोनॉमी के एरियाज़ पढ़ लेंगे। कौन कौन से एरियाज़ होते हैं? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? द्वितीयक, सेकेंडरी, और तीसरा क्या है? तृतीयक, या फिर हम बोल सकते हैं टर्सरी, ठीक है, ये स्पेलिंग है। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में वो सेक्टर आते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से आते हैं। जैसे कि कृषि हम क्या है? कृषि किसी दूसरे पर जो है डिपेंडेंट नहीं होती। पशुपालन, पशु है तो पालन है, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी क्या है? प्राइमरी सेक्टर होते हैं। मछली पालन, जिनसे और सेक्टर बनते हैं, खनन है, वानिकी है, ये क्या होता है? सब प्राइमरी सेक्टर हैं। जो प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड हैं वो सभी प्राकृतिक सेक्टर हैं। और इसमें क्या होता है? ये कच्चे माल की उपलब्धता को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर। अब देखो, ये जो सेक्टर हैं प्राइमरी सेक्टर में जो फलन है, ये क्या होते हैं? ये यूज होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि कारखाने हैं। अब कारखाने हैं, जैसे यहाँ से गेहूँ निकला और गेहूँ से आटा बनाना है तो कारखाने में जाएगा और आटा बनेगा। कारखाने हैं, निर्माण है, ठीक है, इसके साथ बिजली का उत्पादन है, जल आपूर्ति है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ओके, जहाँ पर क्या होता है? कच्चे माल से इनकी क्या होती है? निर्भरता होती है, कच्चे माल का उपयोग करते हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली उनको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र।
ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि टर्सरी क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं, सेवा क्षेत्र, या आपसे हो सकता है इनमें से कोई एग्जांपल देते और बोल दे कि यह प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब सेवा क्षेत्र में कौन से आते हैं, सेवा क्षेत्र में जैसे परिवहन है, परिवहन, यहाँ तो कारखानों ने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया आटे का, उसके बाद परिवहन के माध्यम से क्या कर दिया, उसको पहुँचा दिया। हालांकि ये नहीं, परिवहन में क्या आता है, जैसे पेट्रोल यूज करके हम यूज कर रहे हैं, और पेट्रोल क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। और इसमें जो क्रूड है वो क्या हो जाएगा, क्रूड, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्रूड है और ये पेट्रोल या डीजल है, तो ये सेकेंडरी हो गया, और इसके साथ परिवहन में हम यूज कर रहे हैं तो ये टर्सरी हो गया। ठीक है, इसके साथ शिक्षा है, शिक्षा है, इसके साथ बैंकिंग है, बीमा, ये सब, होटल, ये सब क्या है, हमारी ज़रूरत नहीं है, ये एडिशनल है। होटल है, चिकित्सा है, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। इकोनॉमी पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमने देखा कि मार्केट में, मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक्स का क्या जो है अंतर है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर है, इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने वाले लोग कौन से हैं, बुक कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें आपको करा दूंगा प्रॉपर तरीके से। बस आपको करना है, सेशन को जितना हो सकता है आप शेयर और लाइक जरूर कर देना। और कोई भी अगर आपको परेशानी आती है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया होगा बहुत अच्छे से, वहाँ कमेंट कर देना, ठीक है जी। और आपके मैथ की क्लास भी होती है, प्रॉपर तरीके से देखो, ये एग्ज़ाम कहीं नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।